Hello friends, welcome back to our YouTube channel. So in this video we are going to start our next topic. मतलब जो भी हमारा रिमेनिंग टॉपिक हमारे पिछले वीडियो में कवर नहीं हो पाया था, तो आज की इस क्लास में हम अपने उस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। और वो टॉपिक है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, टाइप्स ऑफ कंट्रोल मैकेनिज्म्स। इसके अंदर 4 पॉइंट दे रखे हैं कि किस तरीके से इन सभी का यूज़ करके हम कंट्रोल करते हैं। सबसे फर्स्ट है फाइनेंशियल, फिर है बजटरी, क्वालिटी एंड ऑपरेशनल कंट्रोल्स। तो हमने अपने इससे प्रीवियस वाली वीडियो में फाइनेंशियल को कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने देखा था फाइनेंशियली किस किस तरीके से या कौन कौन से हम टूल्स का यूज़ करके या किस तरीके से अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट का यूज़ करके, बुक्स का यूज़ करके अपने बिजनेस के अंदर कंट्रोलिंग करते हैं। नेक्स्ट हमारा ये बाकी के 3 पोर्शन है, जिसको आज के हम अपनी क्लास में कंप्लीट करने वाले हैं। तो वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो को लाइक ज़रूर करना अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो, या आपको वीडियो सही लगता है कि सही तरीके से समझाया गया है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है तो शेयर जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास विदाउट एनी फर्दर डिले। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये हमने कंप्लीट कर लिया, जो कि मैं स्क्रॉल कर रही हूँ। इससे नेक्स्ट टॉपिक है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था। देखो जी, हमारा लास्ट पोर्शन है रेशियो एनालिसिस। अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा, इसी वीडियो के साथ में जो प्रीवियस वीडियो है उसमें हमने डिस्कस किया था रेशियो एनालिसिस के बारे में। तो आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्वालिटी कंट्रोल। अब जैसे कि क्वालिटी कंट्रोल्स का हिंदी मीनिंग है गुणवत्ता को नियंत्रित करना। अब गुणवत्ता मतलब क्या है कि क्वालिटी, उसके अंदर क्या फीचर्स है, या किसी भी प्रोडक्ट के अंदर कौन कौन से गुण हैं, या जो भी हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उसके अंदर कौन सी फीचर्स है, क्वालिटीज़ है, गुण है। तो उस पर ये तो हमने बता दिया कि ये गुण है, बट इनको कंट्रोल भी किया जाता है। क्योंकि किसी भी चीज़ पर अगर हम कंट्रोल नहीं रखेंगे तो वो एक्चुअल में क्वालिटी अपनी मेंटेन रख के नहीं रख सकती, क्योंकि हर चीज़ को मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है। सेम वैसे इसमें भी ये चीज़ें इंक्लूड है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट है, चाहे आपकी सर्विसेज है, वो डिटरमाइन करता है, मतलब निर्धारित करता है आपके सक्सेस को, आपके फेलियर को। मीन्स आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विसेज को सक्सेस की ओर लेके जाते हो, फेलियर की ओर लेके जाते हो, ये सारा डिटरमाइन करता है आपकी क्वालिटी। तो जैसी आपकी क्वालिटी रहेगी आपके प्रोडक्ट की, आपका जो गुडविल है, प्रोडक्ट की गुडविल जो है, बिजनेस की जो भी गुडविल है, वे सारी हमारी क्वालिटी के थ्रू मेंटेन होती है, या क्वालिटी के थ्रू वो सारी शो होती है। तो कस्टमर जो एक्सपेक्टेड करते हैं, या जो एक कॉम्पिटिटिव माहौल बना हुआ है एडवांटेजेस का, इसमें काफ़ी हाईली अफेक्टेड होता है क्वालिटी। दस इस प्रकार से हम कह सकते हैं जो क्वालिटी मैनेजमेंट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन गया है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो इस चीज़ को कंसर्न किया जाता है, माना जाता है कि क्वालिटी ही है जो कि प्रोडक्ट की या बिजनेस के बारे में एक तरीके से प्रदर्शित करता है कि बिजनेस सही एक है या नहीं है, उसका बड़ा नाम है, या उसको बस नॉर्मली बस एक प्रोडक्ट की तरह माना जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम प्रोडक्ट के थ्रू ही डिसाइड करते हैं, कंसर्न करते हैं। उसके बाद इन पे कंट्रोल होना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब हमने किसी प्रोडक्ट के बारे में ये मान रखा है कि ये प्रोडक्ट जो है काफ़ी क्वालिटी वाली इसकी प्रोडक्ट है, ये काफ़ी क्वालिटी वाली सर्विसेज है, तो कहीं ना कहीं उस ऑर्गेनाइजेशन ने, उस फर्म ने उस चीज़ को मेंटेन किया होगा, उस पर कंट्रोल किया होगा, इसलिए वो आज के टाइम तक क्वालिटी उसकी जो है काफ़ी बेहतर है। तो इसके अंदर हम कौन कौन सी चीज़ों को इंक्लूड करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारा प्लानिंग, डिज़ाइनिंग, इम्प्लीमेंटेशन, गैप्स आइडेंटिफिकेशन एंड इम्प्रोवाइजेशन। मतलब कि पहले हम प्लान कर लेते हैं किसी चीज़ के बारे में, फिर हम अपने प्रोडक्ट को या जो भी हम सर्विसेज प्रोवाइड करें उसको हम डिज़ाइन करते हैं, उसके बारे में पहले से निर्धारित कर लेते हैं कि हमारी चीज़ें कैसे होने वाली है। इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, अगर उसमें किसी भी तरीके की चेंजेस की ज़रूरत है तो उसको हम फेर बदल करते हैं। गैप को आइडेंटिफिकेशन करते हैं, हम तो आइडेंटिफाई करते हैं चीज़ों को, साथ ही साथ हम चीज़ों को इम्प्रूव करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हमारी किसी भी प्रोडक्ट की, सर्विसेज की क्वालिटी को मेनटेन करने में, कंट्रोल करने में काफ़ी हेल्प करता है। उसके बाद है क्वालिटी, जितने भी प्रोडक्ट है या सर्विसेज है उन सभी को एक तरीके से प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग और ट्रांसफॉर्मेशन एक प्रोसेस हो जाता है, जिसके थ्रू हम फॉलो करते हैं कि किस तरीके से जो हमारा स्टैंडर्ड सेट हमने कर रखा है उसके अकॉर्डिंग हमारी जो प्रोडक्ट है या सर्विसेज है, जो भी हमारी कंपनी का जो भी एक काम करने का जो भी एक उसका मेन टाइप्स है, उसके अकॉर्डिंग हम उसके स्टैंडर्ड को मेंटेन रखते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि हम अपनी क्वालिटी को मेंटेन रखें, तरह तरह के चेंजेस लाए उसमें, या कोई उसमें कमी है तो उसको हम सुधार करें। तो ये सारी चीज़ें आती है आपके क्वालिटी कंट्रोल में, जैसा कि नाम से ही है क्वालिटी पे कंट्रोल करना। तो सेम इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट के ऊपर कंट्रोल करते हैं कि उसकी जो गुणवत्ता है, उसके जो फीचर है, उसमें हम उसको मेंटेन रख सकें, उसको हम निर्धारित करके रख सकें।
अब उसके बाद देखो हमने बस बोल दिया कि हाँ भाई क्वालिटी को मेंटेन रखना है, क्वालिटी को मेंटेन रखना है, बट एक्चुअल में क्वालिटी को मेंटेन कैसे करें ये भी तो हमें पता होना चाहिए। कौन कौन से पॉइंट को हम इंक्लूड करें कि किस तरीके से हम उनको कंट्रोल कर सकें, क्योंकि सिर्फ मेंटेन वर्ड से ही हमारा जो मेंटेनिंग का काम है या हमारा जो कंट्रोलिंग का काम है सिर्फ एक मेंटेनिंग वर्ड से ही कंप्लीट नहीं होता है। उसमें तरह तरह के पॉइंट्स, तरह तरह की चीज़ें इंक्लूड रहती है। तो उसी पॉइंट को हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर दिया है, जिससे आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। तो सबसे फर्स्ट है क्वालिटी मैनेजमेंट कैन बी अकम्प्लिश थ्रू वेरियस क्वालिटी कंट्रोल टेक्निक्स। तो ये सारी आपकी टेक्निक्स है जिसके थ्रू हम अपने क्वालिटी पे कंट्रोल करते हैं। तो सबसे फर्स्ट है चेक लिस्ट। चेक लिस्ट, जैसे कि आपको पता है किसी चीज़ को चेक करना, वो हमारा लिस्ट बताएगा। तो क्वालिटी कंट्रोल कैन बी डन बाय चेकिंग ऑफ कंप्लीटेड टास्क फ्रॉम चेक लिस्ट ऑफ आइटम। जैसे कि हम बाद में जैसे आप देखो कॉपी को चेक करते हैं, क्यों कि आपने सही लिखा है कि गलत लिखा है। सेम वैसे चेक लिस्ट के थ्रू हम क्या करेंगे, क्वालिटी को चेक करेंगे कि क्वालिटी क्या अपने स्टैंडर्ड में ही है, मतलब कि जिस तरह से उसको निर्धारित किया गया, जिस तरीके से उसके बारे में एक तरीके से रखा गया था कि प्रोडक्ट को कैसे बनाना है या सर्विसेज को कैसे प्रोवाइड करनी, क्या एक्चुअल में वो उसी तरीके से है या नहीं है। तो इसमें हम क्या करेंगे, उस चीज़ों को चेक करेंगे। और दैट आर ये हमारे मैन्युफैक्चरिंग से भी रिलेटेड हो सकता है और सेल ऑफ प्रोडक्ट से भी हो सकता है। मीन्स हम जो भी काम कर रहे हैं उन सभी से रिलेटेड हो सकता है, चाहे हमारा प्रोडक्ट बनने से लेके बेचने तक का काम जितने भी आते हैं सभी को हम चेकलिस्ट करेंगे। उसके बाद है फिश बोन डायग्राम। ये हमें हेल्प करेगा, मतलब हमको ये विजुअलाइजेशन में हेल्प करेगा, विजुअल करेगा चीज़ों को, साथ ही साथ डिटरमाइन करने में, निर्धारित करने में हेल्प करेगा कि व्हाट कॉज अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम, बी इट मटेरियल्स, मशीन, मेथड और मैन पावर, एंड फाइंडिंग इट पॉसिबल सोल्यूशन, ब्रेनस्टॉर्मिंग। जैसे कि आपने कम्युनिकेशन में ब्रेनस्टॉर्मिंग काफ़ी पढ़ा भी होगा, मैंने अपनी क्लास में इसको डिस्कस भी कर रखा है। तो इसके थ्रू हम क्या करते हैं, जैसे कि नाम ही है फिश बोन, मछली की उसकी जो बोन है। तो बोन जो है किसी भी मनुष्य के लिए, चाहे वो एनिमल हो मनुष्य, बोन क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि उसी पे हमारा पूरा शरीर स्टैंड करता है, स्ट्रक्चर बनाता है। सेम वैसे ही किसी भी फर्म के अंदर, किसी भी कंपनी के अंदर कुछ चीज़ें निर्धारित कर ली जाती है, जैसे कि मटेरियल को, मशीन को, कि किस तरीके से कौन सी मशीन का यूज़ किया जाएगा, कौन से मेथड का, किस तरीके से मैन पावर, मीन्स किस तरीके के हमारे एम्प्लॉयज़ रहेंगे, किस तरीके के उनके स्किल रहेंगे, ये सारे चीज़ें इसमें डिसाइड कर लिया जाता है। ये कहलाता है हमारा फिश बोन डायग्राम, जिसको हम ब्रेनस्टॉर्मिंग भी कह सकते हैं। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में समझाया गया है। उसके बाद जो हमारा सी पॉइंट है वो है कंट्रोल चार्ट। अब जैसे कि नाम से पता चल रहा है एक चार्ट है जिसके थ्रू हमें उस पर कंट्रोल करना है। तो जैसे कि आपको यहाँ से लाइन से भी क्लियर हो रहा है कि ये क्या करेगा, एक प्रोसेस है जिसमें आप हिस्टोरिकल चेंजेस को देखते हो और साथ ही साथ कंट्रोल करते हो। इस लाइन का क्या मतलब है कि आप पिछली बातों को देखते हो कि पास्ट में आपके प्रोडक्ट की या आपके सर्विसेज की कैसी डिमांड रही है, कैसा उसका बर्ताव रहा है, किस तरीके की सेलिंग हुई है, किस तरीके की प्रोडक्टिविटी हुई है, मैन्युफैक्चरिंग हुई है। मीन्स पिछली सारी बातों को देखते हो जो कि आपके प्रोडक्ट से, आप ऐसे कह लो कि आपके काम से रिलेटेड सारे आप पिछली चीज़ों को देखते हो कि हमने पास्ट में किस तरीके से चीज़ों को किया था, उस चीज़ों को पास्ट से मैच करते हैं। साथ ही साथ अगर उसमें हमें किसी भी तरीके से चेंजेस की ज़रूरत है तो उसको हम चेंजेस भी करते हैं। तो ये क्या है, कंट्रोल का एक टेक्निक बन जाता है जिसको हम कहते हैं कंट्रोल चार्ट। ये चार्ट आपको फाइंड करने में चीज़ों को और करेक्ट प्रॉब्लम को, साथ ही साथ करेक्ट प्रॉब्लम, जो भी हमारा जो मेन मुद्दा है, मेन प्रॉब्लम है हमारे काम से रिलेटेड, उसको आपको शो करेगा, आपको बताएगा। साथ ही साथ फोरकास्टिंग में, मतलब दूरदर्शी फ्यूचर का देखने में आपको हेल्प करेगा। रेंज ऑफ आउटकम्स एंड एनालिसिस वेरिएशन, और साथ ही साथ ये आपको आउटकम्स मतलब होता है कि हम अपने प्रोडक्ट को किस तरीके से आउटकम करें, उससे हमें क्या क्या मिल रहा है। ठीक है, तो हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो हमें क्या क्या प्रोवाइड कर रही है। तो इन सारी चीज़ों को हम चेक करेंगे, चेक करेंगे, साथ ही साथ पास्ट से मैच करेंगे, और इन सभी को करने के बाद हम इस पर कंट्रोल करेंगे। साथ ही साथ कोई चेंजेस की ज़रूरत है तो हम उसमें चेंजेस भी करेंगे। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि कंट्रोल चार्ट है क्या। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है हिस्टोग्राम। ये ग्राफ है जिसमें हम बेसिक टूल्स का यूज़ करते हैं चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के लिए। फ्रिक्वेंसली एक मैन्युफैक्चरिंग का फ्लो ले लेते हैं जिसमें हम ये देखते हैं कि जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग है, हमारा जो उत्पादन है, वो किस तरीके से ग्राफ के थ्रू देखते हैं कि हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग है वो आगे की ओर बढ़ रहा है या वो पहले की तुलना में काफ़ी नीचे की ओर जा रहा है। मीन्स हम अपने मैन्युफैक्चरिंग के चार्ट को देखते हैं जिसके थ्रू काफ़ी सारे आइडियाज़ लगाते हैं, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन को हम कलेक्ट करते हैं। इसके साथ ये जो बार है आपको आइडेंटिफाई में, मतलब कि आपको ये चीज़ें पहचानने में, जानने में हेल्प करेगा कि किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन में
आपका जो बिज़नेस है या आप अपने बिज़नेस के अंदर किस तरीके से इंडिकेट कर रहे हो चीज़ें को, ये सारी चीज़ें आपको हिस्टोग्राम के थ्रू पता चलेगा। उसके बाद स्कैटर डायग्राम, ये भी सेम इसी तरीके से है कि ये आपको डाटा को एनालाइज करने में, प्राप्त करने में ग्राफ के थ्रू ये भी आपको आइडेंटिफाई करेगा। साथ ही साथ इन दोनों के बीच में, हिस्टोग्राम और स्कैटर डायग्राम में डिफरेंस थोड़ा सा ये है कि ये हिस्टोग्राम में सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा कि आपका मैन्युफैक्चरिंग ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, किस तरीके से फ्लो है उसका। बट जो स्कैटर डायग्राम में वो साथ ही साथ आपको रिलेशन भी बताएगा बहुत सारे वेरिएबल्स के बीच में। वेरिएबल्स मीन्स है कि कौन कौन से चीज़ें हैं जो आपके बिजनेस को, आपके प्रोडक्ट को या अपने ओवरऑल पूरे बिजनेस को ही अफेक्ट करता है। तो वो सारे वेरिएबल्स के बीच में आपको साथ ही साथ रिलेशन भी बताएगा, और साथ ही साथ आपकी गलतियों को भी, जो भी फॉल्ट्स है हमारे बिजनेस के अंदर, वो सारी भी ये सारी चीज़ें शो करेगा। तो ये था हमारा स्कैटर डायग्राम। उसके बाद इंस्पेक्शन, जैसे कि नाम से पता है इंस्पेक्शन करेंगे, चीज़ों को हम चेक करेंगे। जैसे आपके एग्जाम में आते हैं इंस्पेक्शन वाले, सेम वैसे ही इसको अपने बिजनेस में उस नज़रिए से देखेंगे कि बिजनेस में क्या करेंगे, इंस्पेक्शन के थ्रू चीज़ों को चेक करेंगे। हम ये देखेंगे कि क्या हमारी जो प्रोडक्टिविटी है या जो भी हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो प्रीवियस में जैसा प्लान किया गया था, एक्चुअल में हमारा जो काम है वो उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। तो ये सारा इंस्पेक्शन का काम किया जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि हमारा प्रोडक्ट सही तरीके से बन रहा है कि नहीं बन रहा है। मटेरियल में, फिनिश मटेरियल में, प्लांट मशीनरी एक्सेट्रा, इसमें किस तरह के चेंजेस आए हैं या इसमें क्या चेंजेस लाने चाहिए। तो ओवरऑल इन सारी चीज़ों को इंस्पेक्शन किया जाता है, चेक किया जाता है। इंस्पेक्शन आपको और ज़्यादा हेल्प करने में हेल्प करेगा कि पिक आउट फॉल्टी मशीन्स एंड टेक्निक्स, और साथ ही साथ इंस्पेक्शन के थ्रू ही आप अपने गलत मशीनों को और गलत टेक्निकों को भी पहचान सकते हो। मीन्स आप कोई टेक्निक लेके तो चल रहे हो, बट वो टेक्निक क्या आपके बिजनेस के लिए सही है कि नहीं है, तो उस चीज़ का भी इंस्पेक्शन इसके अंदर किया जाता है। इसलिए ये आपके फॉल्टी मशीन को और फॉल्टी टेक्निक्स को भी डिटरमाइन करने में, इंस्पेक्शन करने में हेल्प करेगा। तो ये था हमारा एफ पॉइंट। यहाँ पे आके हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ऑपरेशनल कंट्रोल। तो हम अपने थर्ड पॉइंट को स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ ऑपरेशनल कंट्रोल। ऑपरेशनल कंट्रोल में इन चीज़ों को इन्वॉल्व किया जाता है या इन सारी चीज़ों को सम्मिलित किया जाता है कि इसके अंदर हम इंटरमीडिएट टर्म को, ऑपरेशन को, प्रोसेसेस को इसके अंदर इंक्लूड करते हैं। अगर आपको मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ तो इसके अंदर फंक्शनिंग का, कि किस तरीके से हम काम को करेंगे, हमारा काम को कंप्लीट करने का क्या प्रोसेस रहेगा, ये सारी चीज़ें हमारे इसके अंदर इंक्लूड की जाती है, जिसको हम नाम देते हैं ऑपरेशनल कंट्रोल। ऑपरेशनल कंट्रोल जो सिस्टम है, ये इन चीज़ों को एंश्योर करता है कि आपकी जो एक्टिविटीज़ है वो कंसिस्ट कैसे कर रही है साथ में इस्टेब्लिश्ड प्लान के साथ में, कि आपने जो प्लान बना रखा उसके साथ में आपकी जो एक्टिविटीज़ है किस तरीके से रन कर रही है। ये मिड लेवल मैनेजमेंट होता है, जिसमें हम ऑपरेशनल कंट्रोल करते हैं, चीज़ों को डिसाइड करते हैं कि व्हेन परफॉर्मेंस डज नॉट मीट स्टैंडर्ड, मैनेज एंड एनफोर्स करेक्टिव एक्शन में विच में इंक्लूड, कि इसके अंदर आपकी परफॉर्मेंस को ये देखा जाता है कि हमने किस तरीके से अपने स्टैंडर्ड को बना के रखा है कि नहीं रखा है। साथ ही साथ अगर आपका जो स्टैंडर्ड है आपके प्लान से मैच नहीं करता, आपके परफॉर्मेंस से मैच नहीं करता है, तो मैनेजर जो है एनफोर्स करते हैं, मतलब अपने तरफ से दबाव लगाते हैं कि चीज़ों को, एक्शन को करेक्ट तरीके से करे या अपने एक्शन को करेक्ट डायरेक्शन में लेके जाए। तो ये सारी चीज़ें आ जाती है हमारे ऑपरेशनल कंट्रोल के अंदर। इसके अंदर कुछ चीज़ें इंक्लूड की जाती है, दैट इज़ ट्रेनिंग, डिसिप्लिन, मोटिवेशन, टर्मिनेशन। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड की जाती है। ऑपरेशनल कंट्रोल जो आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस करता है, इंटरनल सोर्स होता है इन्फॉर्मेशन का, अफेक्ट करता है सोशल स्मॉलर यूनिट को, और एक्सपेक्ट करता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये सारी चीज़ें इंटरनल सोर्स के अंदर सही तरीके से कंट्रोल हो सके। मेन जो हमारा फोकस है इस पे रहता है। सच एज प्रोडक्शन लेवल और द चॉइस ऑफ इक्विपमेंट, इसके अंदर ये देखा जाता है जो प्रोडक्शन लेवल है वो हमारा चॉइस ऑफ इक्विपमेंट के अंडर माना जाता है। और इसके अंदर साथ ही साथ कोई एरर आ जाता है, मान लो कि माइट मीन फेलिंग टू कंप्लीट प्रोजेक्ट ऑन टाइम, कि कोई भी प्रोजेक्ट जो हमारा टाइम पे अगर बाय चांस कंप्लीट नहीं पाया, या ऐसे भी कह सकते हैं कि हमें जो टाइम मिला था किसी भी काम को करने के लिए, अगर उस टाइम के बीच बीच में या उस टाइम के अंडर में हमने उस काम को कंप्लीट नहीं किया, तो ये जो चीज़ है या ये जो प्रॉब्लम है वो पता चलता है ऑपरेशनल कंट्रोल के थ्रू। तो आपको समझ आ गया होगा कि ऑपरेशनल कंट्रोल है क्या। मतलब कि हम अपने काम को मैन्युफैक्चरिंग के दौरान या प्रोडक्ट को उत्पादन के दौरान, उसको कस्टमर तक पहुंचाने के दौरान, मतलब हर चीज़ के लिए जो हमने एक टाइम सेटअप कर रखा है, तो वो काम हमारा उस टाइम के अंडर में होता है कि नहीं होता है। तो इस चीज़ों को कंट्रोल करना, डिटरमाइन करना, आइडेंटिफाई करना, ये सारी चीज़ें आ जाती है हमारे ऑपरेशनल कंट्रोल के अंदर। तो ये था हमारा ऑपरेशनल कंट्रोल। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा।
कोई भी डाउट हो तो आप वीडियो को ज़रूर थोड़ा सा पीछे करके ज़रूर देख लेना। अगर फिर भी क्लियर नहीं होता है तो आप मुझसे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हो। मैं कमेंट में भी आपका रिप्लाई उसी तरीके से दूंगी जिस तरीके से मैं वीडियो में काफ़ी अच्छे तरीके से आपको समझाती हूँ। अपना 100% लगा के अपने मतलब एक ही आप देखते हो कई बार एक ही लाइन को मैं 2-3 तरीके से बोलती हूँ, जिससे क्या है कि अगर आपको एक लाइन को कैच ना कर पाओ या एक लाइन अगर आपको समझ नहीं आए कि मैंने क्या बोला, तो आप दूसरी लाइन से चीज़ों को कैच कर सकते हो, समझ सकते हो। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं। वो है हमारा इंटरडिपेंडेंस ऑफ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, कि हमारे जो मैनेजमेंट का काम है या हमारे फर्म के अंदर जितने भी फंक्शनिंग का काम है, जितने हमारी कार्य प्रणाली है, वो आपस में इंटरडिपेंडेंस कैसे है, आपस में उनका कनेक्शन किस तरीके से है। तो इस वाले टॉपिक को इसी वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो काफ़ी एंड तक बने रहना, क्योंकि ये टॉपिक जो है आपके एग्ज़ाम में कई बार इसमें से पूछ लेते हैं। ज़्यादा लेंथ है ना तो बिल्कुल मान लो कि छोटे नंबर में भी ये ज़रूर पूछा ही जाता है, और ना भी पूछा जाए तो लेकिन मैं हमेशा ही कहती हूँ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। आपको हर चीज़ पता होनी चाहिए, आपके सिलेबस के बारे में हर चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो जैसे कि आपको पता है स्टडी विद ड्रीम एक छोटा सा चैनल है फिलहाल अभी तो, जिसमें मैं आपको कॉमर्स फैकल्टी के स्पेशली जो SOL के DUSOL के इनके बारे में डिस्कस करवाती हूँ। तो अगर आप न्यू है तो आपको मैं बता दूँ कि इस चैनल पे आपको इस तरीके की वीडियोस प्रोवाइड होती है। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और शेयर ज़रूर करें। और अगर आप पहले से ही जुड़े हुए तो आपको ऑलरेडी सारी नॉलेज रहेगी, पता रहेगा आपको कि किस तरीके से मैं सारी चीज़ें करवा रही हूँ। साथ ही साथ आपको पता होगा कि मेरा नाम सपना झा है। तो और मैं आपके इस छोटे से प्लेटफॉर्म पे अपने तरीके से पूरे 100% दे के आपको चीज़ों को समझाने की ट्राई करती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं, क्यों टाइम को ख़राब करे है ना। तो स्टार्ट करते हैं। देखो फिर उसके बाद क्या है कि इसके अंदर ये जो फंक्शनिंग का काम है, मैनेजमेंट का काम है, ये किस तरीके से इंटर रिलेटेड रहती है, मीन्स आपस में किस तरीके से कनेक्ट रहती है, कोऑर्डिनेटेड रहता है, मीन्स आपस में किस तरीके से समन्वय बना के रखती है, आपस में जैसे मेल जोल बना के रखती है, तो किस तरीके से कोऑर्डिनेट करती है, इंटरलिंक्ड रहती है, आपस में लिंक रहती है, इंटरडिपेंडेंट रहती है। ये सारी चीज़ें हमारे एक तरीके से ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट ये हमारे 5 फंक्शन के अंदर आ जाते हैं, या 5 फंक्शन के अंदर हम इन सारी चीज़ों को सम्मिलित या बोल सकते हैं इंक्लूड कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसको 1 बाय 1 कि देखते हैं कि किस तरीके से आपस में ये कनेक्ट रहते हैं। सबसे फर्स्ट देखोगे रिलेशन ऑफ प्लानिंग विद अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, कि हमारा जो सबसे फर्स्ट पॉइंट रहता है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट रहता है प्लानिंग का, तो हमारा जो एक नियोजन प्रक्रिया है जिसको हम प्लानिंग बोलते हैं, वो किस तरीके से दूसरे फंक्शनिंग के साथ कनेक्ट रहता है। तो जैसा कि आपको पता है प्लानिंग हम अपने आगे वाले काम को करने के लिए ही बनाते हैं, कि इन फ्यूचर हम क्या क्या काम करने वाले हैं उसके बारे में पहले से डिसाइड कर लेते हैं, पहले से ही उसके बारे में सोच लेते हैं। तो प्लानिंग क्या है, हर मतलब आने वाले टाइम के सभी कामों के साथ अपने आप ही लिंक हो जाता है। इसलिए हम बोलते हैं इट इज़ लिंक टू ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट एज फॉलो, कि हर तरह से लिंक रहता है। अब लिंक कैसे रहता है वो देखो। प्लानिंग विद ऑर्गेनाइजिंग, कि ऑर्गेनाइजेशन संगठन के साथ किस तरीके से आपस में कनेक्ट रहता है। सबसे फर्स्ट देखो, प्लानिंग गाइड द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बाय हेल्पिंग इन आर्किटेक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। जो प्लानिंग है वो एक प्रोसेस बन जाता है सबसे फर्स्ट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, जब ऑर्गेनाइजिंग का काम स्टार्ट होता है। मीन्स किसी भी बिल्डिंग को जब हम ऑर्गेनाइजेशन का नाम देते हैं, तो उस बिल्डिंग को ऑर्गेनाइजेशन का नाम, उस फर्म का नाम, उस कंपनी का नाम देने के लिए जो हम काम करते हैं, वो सबसे पहले हमारा नाम तो आ जाता है ऑर्गेनाइजेशन फर्म, बट वो स्टार्ट कहीं ना कहीं प्लानिंग से ही होता है। तो इस वजह से क्या है, जो प्लानिंग है वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ कनेक्ट हो जाती है। उसके बाद आता है द रोल्स ऑफ जॉब, लाइन्स ऑफ अथॉरिटी एंड वर्क पोजिशन आर क्रिएटेड इन अलाइनमेंट टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सारी क्या है, आपका क्या रोल, जॉब पे क्या रोल होने वाला है, ये जितने भी एम्प्लॉयज़ को हमने अपने जॉब पे रखा उनके क्या रोल्स होने वाले हैं, उनकी क्या अथॉरिटी मतलब क्या उनके अधिकार होने वाले हैं, उनके वर्क पे कौन कौन सी पोजीशन मिलने वाली है, कौन कौन सी पोजीशन होने वाली है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर क्रिएट किए जाते हैं। दैट इज़ वाई हम कहते हैं कि प्लानिंग विद ऑर्गेनाइजेशन कहीं ना कहीं आपस में लिंक है। अब लिंक है, इसके अंदर भी पॉइंट देखो। फिर सबसे इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है प्लानिंग विद स्टाफिंग का। स्टाफिंग के साथ किस तरीके से कनेक्ट है। प्लानिंग हेल्प टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट, कि ये प्लानिंग के थ्रू ही हम क्या करेंगे, एम्प्लॉयज़ को अपने एक पर्सन को या बोल सकते हैं एक आदमी को एम्प्लॉय का नाम देंगे, क्योंकि एक पर्सन तो हमारे लिए अनजान है, बट जब वो हमारे जगह पे हमारे कंपनी में जॉब कर रहा था हम उसको एम्प्लॉय बोलते हैं। तो उसको हम रिक्रूटमेंट के थ्रू उसको हम जब उसको अपने भर्ती करेंगे तो वो आ जाएगा हमारा स्टाफिंग के अंदर। तो कहीं ना कहीं प्लानिंग जो है इसके साथ में अटैच हो जाता है, इसके साथ में लिंक हो जाता है।
प्लानिंग विद डायरेक्टिंग कि हम चीज़ों को जब डायरेक्ट करेंगे, कंट्रोल करेंगे, डायरेक्शन दिखाएंगे, तो सारी चीज़ों को इनेबल करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो डायरेक्टिंग के साथ भी इंक्लूड हो जाएगा, क्योंकि हर काम चाहे बड़ा से छोटा हो वो कहीं ना कहीं प्लानिंग से ही स्टार्ट होती है। तो ये इनेबल करेगा लीडर को क्रिएट करने में शॉर्ट टर्म प्लान्स, और साथ ही साथ फॉलोवर्स को एक तरीके से दबाव देगा, एक तरीके से हेल्प करेगा, मोटिवेट करेगा चीज़ों को डे टू डे फंक्शनिंग करने में हमारे फर्म के अंदर जो भी हमारा एंटरप्राइजेज है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है प्लानिंग विद कंट्रोलिंग, कि कंट्रोलिंग हमने नाम बोल दिया कि नियंत्रण करना, बट नियंत्रण कैसे करेंगे या नियंत्रण को किस तरीके से करना है, कौन सा टेक्निक का यूज़ करना है, इसके लिए भी तो पहले हम क्या करेंगे, प्लानिंग ही करेंगे कि हाँ हम इस तरीके का यूज़ करके या इस टेक्निक का यूज़ करके हम अपने कंपनी के अंदर कंट्रोलिंग का काम करेंगे। तो इस तरीके से जो कंट्रोलिंग है वो भी प्लानिंग के साथ में अटैच हो जाता है, लिंक हो जाता है। इसके साथ में ये कहा गया है कि जो कंट्रोलिंग है वो आपके रिजल्ट का एक कोड होता है, जो कि आपके रिजल्ट को प्रदर्शित करता है, स्टैंडर्ड करता है, प्लान करता है, चीज़ों को रिक्वायर करता है आपके स्टैंडर्ड को, यूनिफॉर्म कोड को आपस में अटैच होने में, क्रिएट होने में, जो भी आपकी गलतियां हैं उन सभी को साथ ही साथ शो करने में। तो ये सारी चीज़ आपके कंट्रोलिंग के थ्रू पता चलता है, लेकिन जो कंट्रोलिंग है उसकी स्टार्टिंग भी कहीं ना कहीं प्लानिंग से ही होती है। विदाउट प्लानिंग देयर आर नो करेक्ट सॉरी थोड़ा सा ना कई बार बोलने में ऐसे मिस्टेक हो जाता है, वर्ड स्लिप हो जाते हैं। विदाउट प्लानिंग देयर आर नो कंक्रीट ऑब्जेक्टिव टुवर्ड विच द एफर्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर डायरेक्टेड, कि विदाउट प्लानिंग भी हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो हमें सही तरीके से पता नहीं चलता, कंक्रीट नहीं हो पाती ये चीज़ें। तो हमें कहीं ना कहीं एफर्ट लगाना रहता है अपने चीज़ों को डायरेक्ट करने में। इस वजह से हम कह सकते हैं जो कंट्रोल मैकेनिज्म है विल फॉल फ्लैट विदाउट इट, कि जो कंट्रोलिंग का काम है वो उसका जो फ्लैट का काम है, ये जिस तरीके से कोई भी चीज़ हमें फ्लैट देती है, नीचे से हमें एक दवा उसको बोल सकते सहारा देता है, तो कहीं ना कहीं जो कंट्रोलिंग है उसको प्लानिंग ही हेल्प करता है। तो इस वजह से विदाउट प्लानिंग कंट्रोलिंग का कोई महत्व नहीं रह जाता है, कोई उसका मेन ऑब्जेक्टिव नहीं रह जाता है। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट हो गया है। इसके बाद है हमारा सेकंड पॉइंट, वो है रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विद अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, कि दूसरे फंक्शनिंग के साथ, दूसरे मैनेजमेंट के साथ किस तरीके से रिलेशन है ऑर्गेनाइजेशन का। जिस तरीके से हमने ये देखा कि प्लानिंग का किस किस से कनेक्शन है, अब हम देखेंगे ऑर्गेनाइजिंग का किस किस से कनेक्शन है, या जो ऑर्गेनाइजिंग है वो दूसरों के साथ किस तरीके से अटैच है, लिंक है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट है ऑर्गेनाइजिंग डिफाइंस द ऑर्गेनाइजेशनल रोल्स, कि ऑर्गेनाइजिंग के थ्रू ही किसी भी कंपनी का रोल, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उसकी अथॉरिटीज़ का हम पता लगाते हैं। साथ ही ऑर्गेनाइजेशन का जो भी स्ट्रक्चर है, जो भी उसका संगठन का एक प्रारूप है, वो हमें ऑर्गेनाइजिंग के थ्रू ही पता चलता है। तो इसको हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, कैसे जानते हैं, ये देखो। सबसे फर्स्ट पॉइंट है ऑर्गेनाइजिंग एंड प्लानिंग, कि हम संगठन के साथ प्लानिंग कैसे करेंगे। अब इसको उल्टा ये मत सोचना कि यहाँ पे टाइपिंग गलत है, टाइपिंग गलत नहीं है। हमने अपने इससे पहले जो क्लियर किया था उसमें हमने ये देखा था कि प्लानिंग जो है वो ऑर्गेनाइजिंग को कैसे हेल्प दे रहा है, कैसे उसके साथ कनेक्ट है। बट अब हम ये देखने वाले हैं कि ऑर्गेनाइजिंग कैसे हेल्प करता है प्लानिंग को, या ऑर्गेनाइजिंग जो है वो कैसे हेल्प प्रोवाइड करता है प्लानिंग को, मतलब अपोजिट चल रही है चीज़ें। तो ये जो एक स्ट्रक्चर है ये बताता है कि किसी भी प्लान को क्रिएट करता है तो वो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करता है। कैसे फॉलो करेगा, क्योंकि प्लानिंग जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को देख के, उसके नेचर को देख के, उसके सारे चीज़ों को पहचान के, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के बाद ही प्लान करेगा। तो इस वजह से क्या है, जो ऑर्गेनाइजिंग के थ्रू ही प्लानिंग की जाएगी। तो प्लानिंग के हेल्प में कौन हेल्प करेगा, ऑर्गेनाइजिंग। तो इस तरीके से फर्स्ट पॉइंट को क्लियर किया गया है। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन अगर आप चीज़ों को सही तरीके से समझ लोगे तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ कि जो ऑर्गेनाइजिंग है वो प्लानिंग को कैसे हेल्प प्रोवाइड करेगा। मतलब आप फ्यूचर के लिए कोई भी प्लान रखते हो कि कोई सी चीज़ हमें कैसे करना है, तो वो कैसे करोगे आप, अपने फर्म को, अपने कंपनी को, उसके नेचर को देख के ही पता लगाओगे ना कि हम कैसे प्लान करें चीज़ों को। तो कहीं ना कहीं आप अपने कंपनी को ही मेन चीज़ बना रहे हो, जिसको देखते हुए आप दूसरे तरह से प्लानिंग कर रहे हो। तो प्लानिंग को ही कौन हेल्प प्रोवाइड कर रहा है, ऑर्गेनाइजिंग हेल्प प्रोवाइड कर रहा है। तो इसलिए ऑर्गेनाइजिंग एंड प्लानिंग का आपस में इस तरीके से कनेक्शन है। उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग विद स्टाफिंग रोल क्रिएटेड बाय ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर डिफाइंस बेंचमार्क कैरेक्टरिस्टिक्स टू रिक्रूट राइट मेंबर्स फॉर द जॉब। जो आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, मतलब आपकी जो कंपनी है वो कैसी है, बड़ी है, छोटी है, उस पर किस तरीके के लोग हैं, वहाँ पे हम
अनएजुकेटेड लोगों को भी ले सकते हैं, या वहाँ पे सिर्फ एजुकेटेड लोग ही चाहिए। तो इस तरीके का जो चीज़ें डिफ़ाइन करती है वो क्या करती है, बेंचमार्क में, मतलब वो चीज़ें हमें प्रदर्शित करने में, हेल्प करने में, रोल को क्रिएट करने में हमारा जो ऑर्गेनाइजिंग है वो हेल्प करेगा स्टाफिंग को। मतलब जब स्टाफिंग की जाएगी, जब रिक्रूटमेंट किए जाएंगे, लोगों को भर्ती पर लाए जाएंगे, तो वो ऑर्गेनाइजिंग को देख के, ऑर्गेनाइजिंग के प्रारूप को, उसके नेचर को देखते ही हुए उसकी भर्ती करेंगे। तो इस तरीके से स्टाफिंग को हेल्प करेगा ऑर्गेनाइजिंग। उसके बाद सी पॉइंट है ऑर्गेनाइजिंग विद डायरेक्टिंग, कि डायरेक्ट जब हम चीज़ों को करेंगे कि किस तरीके से हमारा जो काम है किस डायरेक्शन में जा रहा है, इसको कौन क्लियर करेगा, हमारा ऑर्गेनाइजेशन करेगा। हमें बताएगा कि हमारी जो अकाउंटेबिलिटी है, हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो फर्म के अंदर किस तरीके से क्रिएट हो रहा है, कौन सपोर्ट कर रहा है। तो गुड फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन हमारा किस तरीके से है, हमारी जो चीज़ें हैं वो किस तरीके से डायरेक्ट हो रही है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, या हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन उसके अंदर किस तरीके की कंट्रोलिंग की आवश्यकता है, सुपरविज़न किस तरीके का होना चाहिए, फीडबैक किस तरीके का होना चाहिए। ये सारे चीज़ें हमारे निर्धारित करेगा ऑर्गेनाइजेशन, बट किया जाएगा उसको चीज़ें डायरेक्टिंग के अंदर। तो विदाउट कोजिंग ओवरलैप एंड वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी, और साथ ही साथ हमें अपने टाइम को, अपने एनर्जी को वेस्ट नहीं करना है, चीज़ों को ओवरलैप नहीं करना है, एक के ऊपर एक, या एक ही काम को रिपीटिशन के मोड में नहीं लेके जाना है। उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग विद कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग आर इंटरकनेक्टेड, कि आपस में इनका इंटरकनेक्टेड है, इंटरकनेक्शन है आपस में, जो कि डेफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट एंड स्टाफ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज और डिपार्टमेंट एंड स्पेशलाइजेशन आर आइडेंटिफाइड फ्रॉम कंट्रोल प्रोवाइडेड बाय द कंट्रोलिंग फंक्शन, कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कंट्रोलिंग का और ऑर्गेनाइजिंग का आपस में इंटरकनेक्शन रहता है, जो कि हमें डेफिशिएंसी बताता है किसी भी मैनेजमेंट के अंदर, कि मैनेजमेंट में किस तरीके से कमी है, स्टाफ को किस तरीके से रोल करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैसे रहेंगी हर डिपार्टमेंट में, स्पेशलाइजेशन किस तरीके से होगा, ये सारी चीज़ें आइडेंटिफाई करने में, साथ ही साथ चीज़ों को कंट्रोल करने में जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो हमें हेल्प प्रोवाइड करेगा। इट ऑल्सो अफेक्ट इंड्यूसमेंट ऑफ प्रॉपर कंट्रोल मैकेनिज्म इन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, साथ ही ये एक तरीके से इंड्यूस करेगा चीज़ों को प्रॉपर तरीके से होने में या प्रॉपर कंट्रोल में, ये जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो आपको हेल्प प्रोवाइड करेगा। तो ये आपस में किस तरीके से इंटरकनेक्टेड हो जाएगा, आपस में लिंक हो जाएंगे। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट भी कंप्लीट हो गया। जो थर्ड पॉइंट है वो है रिलेशन ऑफ डायरेक्टिंग विद अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, कि अब हम थर्ड पॉइंट पे आ गए जिसमें हम ये देखेंगे कि डायरेक्टिंग का दूसरे फंक्शनिंग ऑफ मैनेजमेंट के साथ में आपस में कैसे रिलेशन है, आपस में ये चीज़ें किस तरीके से कनेक्ट हैं। तो इसको हम देखते हैं कि किस तरीके से ये भी आपस में कनेक्ट रहती है, क्योंकि देखो फर्म के अंदर, किसी भी कंपनी के अंदर सारे काम जो आपस में जुड़े रहते हैं, हम जब ये लाइन बोलते हैं कि आपस में सारे काम जुड़े हुए हैं, तो हम एक लाइन बोलते हैं, लेकिन हमारे लाइन के पीछे बहुत सारे मतलब रहते हैं, और उन्हीं मतलबों को हम डिस्कस कर रहे हैं आज की अपनी क्लास में, जहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि चीज़ें आपस में किस तरीके से कनेक्ट होती है, किस तरीके से आपस में मिल के किसी भी काम को प्रॉपर तरीके से कंप्लीट फॉर्म में लेके आता है। तो इसी तरीके से जो हमारा जो थर्ड पॉइंट है ये भी इसी तरीके से कनेक्शन है, ये बताता है। सबसे फर्स्ट है डायरेक्टिंग विद प्लानिंग, कि डायरेक्टिंग प्लानिंग के साथ में किस तरीके से की जाएगी। डायरेक्टिंग इज एसोसिएटेड विद प्लानिंग एज लेटिंग इज अबाउट कम्युनिकेटिंग द प्लान टू एम्प्लॉय एंड गाइडिंग देम अलोंग द वे, कि डायरेक्शन के थ्रू आपको एक वे मिल जाता है, एक रास्ता मिल जाता है प्लानिंग के लिए। तो डायरेक्टिंग के थ्रू ही आपको क्या करेगा, प्लानिंग करने में हेल्प करेगा, चीज़ों को कम्युनिकेट करने में, लीड करने में हेल्प करेगा। तो इस तरीके से जो डायरेक्टिंग है उसका प्लानिंग के साथ में आपस में कनेक्शन रहता है। डायरेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजिंग एंड जो डायरेक्शन है वो आपस में इंटरकनेक्टेड है, क्योंकि बिकॉज व्हेन प्रॉपर लाइंस ऑफ वर्क एंड अथॉरिटी एंड डिपार्टमेंट आर डिफाइंड, कि जब प्रॉपर तरीके से हमारे जो वर्क का लाइन है, हमारे जो वर्क का एक वे है, तरीका है, उसको प्रॉपर तरीके से बताने में, उसको डिफाइन करने में कौन हेल्प करेगा, डायरेक्टिंग हेल्प करेगा। आपको बताएगा कि हमारे अथॉरिटी, हमारे डिपार्टमेंट किस तरीके से डिफाइन किए गए हैं, साथ ही साथ ओनली दैट इज प्रॉपर एंड कंक्रीट अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कम, और ये तब बताएगा जब चीज़ें सही तरीके से कंक्रीट अकाउंटेबिलिटी हो जाती है, हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो हमें पता चल जाता है। विदाउट ऑर्गेनाइजिंग डायरेक्शन विल go vague as leader would not know
वूम टू लीड, कि विदाउट ऑर्गेनाइजेशन जो डायरेक्शन है वो एक वैग्यू बन जाता है, जहाँ पर लीडर को यही नहीं पता रहता है कि एक्चुअल में उसे किस तरीके से चीज़ों को लीड करना है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि दोनों का आपस में बहुत ज़्यादा कनेक्शन है, क्योंकि इनके बिना विदाउट प्रॉपर चैनल follow would not be know how whom to take orders from whom to result report result to, क्योंकि इसके विदाउट में या इसके एब्सेंट में चीज़ें आपस में सही तरीके से डिफाइन नहीं हो पाती कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा, किस तरीके से रिजल्ट आएंगे, रिजल्ट हमें किस तरीके से सामने वाले पर्सन तक पहुंचाना है, ये चीज़ें किस तरीके से आपस में टोटली एक रिजल्ट हमें प्रोवाइड करना है। तो ये सारी चीज़ें हमें पता चलेगा डायरेक्टिंग के थ्रू, और डायरेक्टिंग जो है वो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन के साथ में आपस में कनेक्ट रहेंगे। तो ये था हमारा सेकंड पॉइंट। अब है डायरेक्टिंग एंड स्टाफिंग। अब डायरेक्टिंग एंड स्टाफिंग का आपस में किस तरीके से इनका कनेक्शन है। डायरेक्टिंग इज कंसर्न डायरेक्टली विद इंटरनल फैक्टर। जैसा कि आपको पता है जो डायरेक्टिंग है वो हमारा आंतरिक फैक्टर है, हमारे फर्म के जो एक आंतरिक रूप से किस तरीके से उसका प्रारूप है, फैक्टर इसको बताता है कि उसके अंदर जो ह्यूमन रिसोर्सेज है, सुपरवाइजर है, फॉलोवर्स है, वो किस तरीके से आपस में काम करते हैं, मतलब उनके बारे में हर तरह की इन्फॉर्मेशन हमें कौन प्रोवाइड करता है, डायरेक्टिंग के थ्रू। तो ये जो प्रोसेस है वो हमारा डायरेक्टिंग जो है स्टाफिंग के साथ में जुड़ जाता है। ये एक प्रोसेस के अंदर रिक्रूटेड बाय द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। तो ये क्या हो जाता है, हमारा रिक्रूट करता है प्रोसेस को स्टाफिंग के अंदर। मतलब स्टाफिंग के अंदर जब आप प्रोसेस करते हो भर्ती कर लेके, तो उस टाइम पे जो आपका डायरेक्टिंग है वो आपको हेल्प करता है कि हमारे कंपनी के अंदर किस तरीके से काम करते हैं, हमें ह्यूमन रिसोर्सेज किस प्रकार से चाहिए, हमारा सुपरवाइजर्स किस तरीके से काम कर रहा है, हमारे फॉलोवर्स कैसे हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपको भर्ती लेने में हेल्प करेगा। डायरेक्शन एंड कंट्रोलिंग इसी तरीके से ये भी आपस में कनेक्ट हो जाएंगे कि आपको जब पता रहेगा कि आंतरिक फैक्टर कैसा है, डायरेक्शन कैसा है, तो आप उसी चीज़ों को देखते हुए, सारी चीज़ों को, नॉलेज को कलेक्ट करते हुए आप कंट्रोल कर पाओगे सही तरीके से। तो ये था हमारा डायरेक्शन एंड कंट्रोलिंग, जिसके थ्रू आप कंट्रोल भी करते हो, चीज़ों को डायरेक्ट भी करते हो कि किस डायरेक्शन में हमारा इनपुट आउटपुट जाना चाहिए। साथ ही आप इसमें कंपेयर भी कर सकते हो अपने स्टैंडर्ड वे को, या स्टैंडर्ड जो एक सेट कर रखा है हर चीज़ के बारे में, उसमें आपस में आप इसके बारे में टेस्ट कर सकते हो, आपस में चीज़ों को कंपेयर कर सकते हो। तो ये आपको हेल्प करेगा डायरेक्शन एंड कंट्रोलिंग में। तो ये भी हमारा पॉइंट कंप्लीट हो गया है। उसके बाद जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वो है रिलेशन ऑफ कंट्रोलिंग विद अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। इसी तरीके से हमारा फोर्थ पॉइंट है कि कंट्रोलिंग किस तरीके से दूसरों के साथ में कनेक्ट है। तो फर्स्ट पॉइंट है कंट्रोलिंग एंड प्लानिंग, कि कंट्रोलिंग और प्लानिंग का आपस में किस तरीके से कनेक्शन है। कंट्रोलिंग इज अ मेजर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट दैट इज टर्मिनल एज वेल एज इनिशिएट्स टू द प्लानिंग प्रोसेस। इसके अंदर ये बताया गया है कि जो कंट्रोलिंग है सबसे मेजर फंक्शन माना जाता है हमारे मैनेजमेंट के अंदर। साथ ही हमारी जो प्लानिंग प्रोसेस है उसके साथ में ये कनेक्ट हो जाता है। स्टैंडर्ड कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ प्लानिंग आर देयर इवेल्युएटेड एंड चेकिंग फॉर अचीवमेंट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। कि ये आपको हेल्प करेगा कि जब आप प्लानिंग बनाओगे तो प्लानिंग के अंदर भी जब चीज़ों को सेट किया जाता है तो कहीं ना कहीं हमारे प्लानिंग के अंदर भी हम कंट्रोल करते हैं। हम प्लान के अंदर भी 10 तरीके के ऑप्शन में से किसी एक का चूज़ करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं कंट्रोलिंग के साथ में कनेक्ट रहता है। जैसे कि हमारे सामने 2 ऑप्शन है, तो हम कौन से ऑप्शन को चूज़ करें, कौन सा ऑप्शन हमारे फर्म के अंदर हमारे कंपनी के अकॉर्डिंग सही रहेगा। तो इस तरीके का जब हम पता लगाते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारा कंट्रोलिंग का ही एक तरीका है। तो इस तरीके से आपस में कनेक्ट रहता है। कंट्रोलिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग के अंदर हम ये देखेंगे कि हमारे फर्म्स हमारे संगठन के अंदर हमारा जो तौर तरीका है कामों को करने का वो किस तरीके से है, तो उसको हम कंट्रोलिंग के थ्रू ही उस पर हम कंट्रोल करेंगे, अपने प्लान को रियलाइज़ करेंगे कि किस तरीके से इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, चीज़ों को करेक्ट लेके जाएंगे ताकि जो हमारा अफेक्ट है वो लाइन क्लियर हो सके। प्लानिंग सेट करेगा आपके गोल्स को, आपको कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। साथ ही साथ जो प्लानिंग है डिसाइड द कंट्रोल प्रोसेस, जो प्लानिंग है वो आपके कंट्रोल प्रोसेस को डिसाइड कर देगा, क्योंकि जब लास्ट में हम कंट्रोल करते हैं तब भी कंट्रोल के टेक्निक्स को डिसाइड करने के लिए कंट्रोल का क्या एक प्रोसेस होना चाहिए, क्या टाइमिंग होनी चाहिए, किस तरीके से करेंगे, तो ये भी हम क्या करते हैं प्लानिंग के थ्रू ही करते हैं। तो इस तरीके से ये भी आपस में कनेक्टेड रहते हैं। इन रियलिटी प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग बोथ डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। अगर हम रियलिटी में देखें अपनी असलियत ज़िंदगी में, तो किसी भी कंपनी के अंदर जो प्लानिंग है और जो कंट्रोलिंग है वो आपस में डिपेंडेंट है, विदाउट एक दूसरे के। ये इनका जो मेन महत्व रह जाता है, मेन इंपॉर्टेंस वो ना के बराबर हो जाता है। तो इस तरीके से इनका आपस में बहुत ज़्यादा कनेक्शन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट कनेक्शन है।
कंट्रोलिंग एंड स्टाफिंग ये आपस में किस तरीके से कनेक्ट है। स्टाफिंग एक प्रोसेस है जिसमें आप क्या करते हो, रिक्रूटमेंट करते हो, अपने फर्म के अंदर, अपने कंपनी के अंदर लोगों की भर्ती करते हो। तो स्टाफिंग के अंदर आप क्या करोगे, डेवलपमेंट करते हो, ट्रेनिंग करते हो, प्रमोशन करते हैं, एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ आपकी स्टाफिंग के अंदर आता है। कंट्रोलिंग मेजर द डेविएशन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस फ्रॉम द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस एंड टास्क करेक्टिव एक्शन। और जो कंट्रोलिंग है वो आपको मेज़र करवाता है या आपको ये चीज़ प्रदर्शित करता है कि आपका जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है, असलियत में जो आपकी परफॉर्मेंस है वो आपके स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है, जो चीज़ आपने सेट कर रखा है उससे कितना मिलता जुलता है या किस तरीके से आपस में वो रिलेट है। और साथ ही साथ अगर उसमें कोई चेंजेस की ज़रूरत है, कोई मिस्टेक है, तो उसको करेक्ट करने में भी हेल्प करता है। द मेन ऑब्जेक्टिव इज़ टू अपॉइंट राइट टाइप ऑफ पीपल एट द राइट पोजीशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि किसी भी फर्म के अंदर ये मेन ऑब्जेक्टिव बन जाता है कि हमारे जॉब के अकॉर्डिंग ही हमारा एम्प्लॉय होना चाहिए। जैसा कि आपको पता है, विदाउट स्किल के, विदाउट नॉलेज के, जो जॉब का एक टाइप है उसके अकॉर्डिंग ही होने वाला जो पर्सन है वही उस काम को सही तरीके से कर सकता है। अब जैसे कि ये देख लो, कोई टीचर है, उसको टीचिंग के बारे में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है, ठीक है, वो अपना काम सही तरीके से करेगा। बट अगर आप अगर आप दूसरे फील्ड के पर्सन को ले लोगे तो वो उतने तरीके से चीज़ों को नहीं समझा पाएगा जितना एक टीचर समझा पाएगा। सेम ऐसे एक टीचर जितना अपने फील्ड को अच्छे तरीके से डिफाइन कर पाएगा उतना वो दूसरे वाले फील्ड को या दूसरे जॉब पे उतने तरीके से अपना 100% नहीं दे पाएगा। तो क्या है, हमारा जो एक तरीके से जो हमारा करेक्टर है वो हमारा वैसा ही होना चाहिए। मतलब हमारे जो स्किल है, हमारे जॉब के अकॉर्डिंग, हमारा जो स्किल है वो हमारे जॉब के साथ में कनेक्ट रहता है। तो हमारे जॉब के अकॉर्डिंग ही हमारा जो स्किल है वो आपस में मैच होना चाहिए। तो ये बताता है कि कंट्रोलिंग एंड स्टाफिंग का आपस में कैसे कनेक्शन है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट था। उसके बाद है कंट्रोलिंग एंड डायरेक्टिंग, कि कंट्रोलिंग से आप हेल्प लोगे लीडर करने में, मैनेजर्स को, सुपरवाइज़र को इम्प्रूव करने में, चीज़ों को गाइड करने में, कौन से टेक्निक का यूज़ करें, कौन सा बेस्ट अचीवमेंट को किस तरीके से अचीव करिए, सारी चीज़ आपको हेल्प करेगा। इट हेल्प दैम इंट्रोस्पेक्ट देयर आउन वे ऑफ सुपरवाइजर एंड गाइडेंस फॉर शॉर्टफॉल्स एंड डेविएशन इन वर्क टुवर्ड ऑब्जेक्ट। साथ ही आपके जो ऑब्जेक्टिव है उन सभी को बताने में, शॉर्टफॉल्स करने में काफ़ी गाइड करेगा, हेल्प करेगा। तो ये था हमारा कंट्रोलिंग एंड डायरेक्टिंग। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, तो ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर कर लिया। यहाँ तक सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना। कोई भी डाउट हो, कोई भी आपको कन्फ्यूज़न आ रहा हो तो आप वीडियो को एक बार रिपीट देख लेना, फिर भी समझना है तो आप कमेंट के थ्रू मुझसे पूछ सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही करेंगे क्योंकि मैंने नॉन स्टॉप बोला है तो ऑलमोस्ट मैं थक चुकी हूँ एंड अब वैसे भी वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो गया है। तो बस आज की क्लास में बस इतना ही करेंगे। अपने नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को। तो आज की क्लास में बस इतना ही। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट सही तरीके से समझ आ गया होगा, आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय एंड टेक केयर। और साथ ही साथ ऑल द बेस्ट, क्योंकि आपके एग्ज़ाम काफ़ी पास आ रहे हैं तो आपकी जो प्रिपरेशन है सही तरीके से जानी चाहिए। तो आपको ऑल द बेस्ट और सही तरीके से अपने प्रिपरेशन करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय एंड टेक केयर।